सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि अगर चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड पेश नहीं होता तो उससे कैसे अमाउंट रिकवर किया जाए, कैसे उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवाई जाए और कैसे उस पर अलग से एफआईआर दर्ज करवाई जाए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड पेश हो जाता है तो केस का क्या ट्रायल रहता है, केस का क्या प्रोसेस रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रोल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक बाउंस रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड पेश हो जाता है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके जो काउंसिल ने एक एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। अब वो चेक बाउंस के केस में बेल लेगा, क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है तो इसमें नॉर्मली जो बेल मिल जाती है। अब उसने बेल की एप्लीकेशन लगाई, वो बेल ग्रांट होने के बाद बेल बॉन्ड देगा, श्योरिटी बॉन्ड देगा और अपना जो आइडेंटिफायर है वो उसमें वेरीफाई कराएगा। अब उसको बेल मिल चुकी है। अब बेल मिलने के बाद उस एक्यूज पे लगता है चार्ज जिसको नोटिस ऑफ एक्विजिशन भी कहा जाता है। ये क्या है? ये इसमें कोर्ट उससे ये पूछती है कि क्या आप इस ऑफेंस को मानते हो या फिर नहीं मानते। नॉर्मली जो है 99% जो एक्यूज्ड है वो मना करते हैं कि मैं इस ऑफेंस को नहीं मानता और इसको कंटेस्ट करना चाहता हूं और इसको फाइट करना चाहता हूं। तो कोर्ट जो है उस पर चार्ज लगा देती है कि आपके खिलाफ ये ऑफेंस है और आप क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ साथ चार्ज लगने के बाद या फिर नोटिस ऑफ एक्विजिशन लगने के बाद क्या होगा कि प्ली ऑफ डिफेंस उसको लिखानी होती है एक्यूज्ड को और उसके काउंसिल को, कि वो अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं, क्यों वो इस चार्ज को मना कर रहे हैं और अपने जो इस केस में क्या डिफेंस लेना चाहते हैं। तो वो प्ली भी उनको जो है वो मेंशन करनी होती है। इसके साथ साथ में उनको एक 145(2) की एप्लीकेशन भी देनी होती है। 145(2) ऑफ एनआई एक्ट। वो एप्लीकेशन ये है कि हम जो हैं वो कंप्लेनेंट को क्रॉस करना चाहते हैं और इस केस को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये जेन्युइन केस है या फिर नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, अब वो केस में आया, उसने बेल ली, श्योरिटी बॉन्ड दिए, उसने जो है चार्ज लगवाया, नोटिस ऑफ एक्विजिशन लगवाया, उसके बाद उसने प्ली ऑफ डिफेंस ली, अपनी मेंशन की कि क्या मेरी प्ली है। उसके बाद 145(2) की जो है वो एप्लीकेशन दी कि मैं कंप्लेनेंट को क्रॉस करना चाहता हूं। अब इसके बाद क्या होगा कि इसी स्टेज पे जो है वो कंप्लेनेंट 143(a) की एप्लीकेशन देता है, जो कि एक नया प्रोविजन है। 2018 में नया प्रोविजन आया था कि 20% की एप्लीकेशन जो है वो कंप्लेनेंट लगा सकता है। वो एक एप्लीकेशन लगाएगा कि एक्यूज से मेरे को जो है वो 20% दिला जाए। कितना 20%? जो कि चेक अमाउंट है। चेक अमाउंट मान लीजिए अगर 10 लाख का है तो उसका 20% 2 लाख रुपए मेरे को दिलाया जाए। अब एक्यूज का जो काउंसिल है वो उसका रिप्लाई देगा। रिप्लाई देने के बाद उसी एप्लीकेशन पे जो है वो आर्ग्यूमेंट होगी, वो अलाउड होगी या फिर डिसमिस होगी। अगर अलाउ होगी तो एक्यूज को 2 लाख रुपए कंप्लेनेंट को देना होगा। अगर वो डिसमिस होगी तो जो है उस सिचुएशन में एक्यूज को कंप्लेनेंट को कोई भी पैसा नहीं देना है। अब 143(a) की जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, जो कंप्लेनेंट है उसका एविडेंस होगा। कंप्लेनेंट ने जो अपनी गवाही करवानी है और जो डिफेंस काउंसिल है, एक्यूज का काउंसिल है, वो उसका क्रॉस करेगा, उससे सवाल जवाब करेगा। सारी सिचुएशन की, कैसे चेक मिला है, कैसे पेमेंट दी थी, वो पूरी क्रॉस क्वेश्चनिंग उससे कंप्लेनेंट से होती है। अब कंप्लेनेंट का जो है वो क्रॉस खत्म हो चुका है। उसके बाद अगर उसने कंप्लेनेंट ने कोई और विटनेस, अपना फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है या फिर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है वो करवाना है तो वो भी उसमें लेके आ सकता है। या फिर इसके अलावा अगर कोई बैंक का विटनेस उसने कराना है तो वो भी एग्जामिन करवा सकता है। अब कंप्लेनेंट की एविडेंस हो चुकी है, बैंक के विटनेस की हो चुकी है या फिर कोई इंडिपेंडेंट जो विटनेस है उसकी भी गवाही हो चुकी है। अब उस सिचुएशन में कंप्लेनेंट के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपनी एविडेंस जो है वो अब क्लोज कर सकता है। अब कंप्लेनेंट की तरफ से जो एविडेंस थी वो सारी क्लोज हो चुकी है, कंप्लेनेंट ने अपनी सारी गवाही करवा दी है। तो अब बारी है एक्यूज की। एक्यूज ने अब क्या करना है कि एक्यूज को करवानी है अपनी 313 की स्टेटमेंट, 313 CRPC, जिसमें एक्यूज को मौका दिया जाता है कि आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं। और जो 313 CRPC है ये होती है विदाउट ओथ। इसमें जो एक्यूज जो है वो कुछ भी कह सकता है, जो भी उसका डिफेंस है, चाहे वो झूठा है या फिर सच्चा है। तो 313 CRPC की जो स्टेटमेंट है वो विदाउट ओथ होती है,
इसलिए एक्यूज को पूरी लिबर्टी दी जाती है कि आप अपने बचाव में जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि ये एक विदाउट ओथ है। अब 313 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो थी विदाउट ओथ। अगर एक्यूज जो है विद ओथ भी अगर कोई स्टेटमेंट देना चाहता है तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन लगानी है 315 सीआरपीसी। अब वो जो एप्लीकेशन उसकी अलाउड होगी, उसके बाद वो विद ओथ भी स्टेटमेंट दे सकता है और उसके रिगार्डिंग कंप्लेनेंट का जो काउंसिल है वो एक्यूज को क्रॉस करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा कि इसने जो स्टेटमेंट दी है क्या वो सच्ची है या फिर झूठी है। अब एक्यूज की स्टेटमेंट जो है, एक्यूज के जो बयान है वो खत्म हो चुके हैं, उसकी जो गवाही है वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद अगर एक्यूज किसी और पर्सन को एग्जामिन करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है, या फिर कोई बैंक का विटनेस जो है एग्जामिन करवाना चाहता है तो वो भी करवा सकता है। अब यहां पर एक्यूज की जो सारी स्टेटमेंट है, एक्यूज की भी जो गवाही है वो खत्म हो चुकी है। अब क्या करना है एक्यूज ने, वो अपनी एविडेंस जो है वो क्लोज कर देनी है। अब कंप्लेनेंट की जो गवाही थी वो भी क्लोज हो चुकी है और जो एक्यूज की गवाही थी वो भी क्लोज हो चुकी है। अब क्या होगा, अब वो केस लग जाएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे। तो कंप्लेनेंट का जो काउंसिल है और जो एक्यूज का काउंसिल है वो दोनों अब आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उस केस में, और इसके बाद जो है कोर्ट उस केस को डिसाइड कर देती है। अगर उस केस में कन्विक्शन हो जाती है तो कन्विक्शन होने के बाद इस केस में एक्यूज को ऑन द स्पॉट जो है वो बेल दोबारा मिल जाती है, क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें सिर्फ 2 साल की सजा है। तो ऑन द स्पॉट जो है वो उसको बेल मिल जाती है, जिसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। जो उसका सेंटेंस है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर उसकी कन्विक्शन हुई है तो कन्विक्शन के टाइम पर उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि 30 दिन में आप जो है वो सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इसलिए उसका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर वो 30 दिन में अपील फाइल नहीं करता तो उसके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट निकल जाएंगे। और इसके अलावा अगर उस एक्यूज की एक्विटल हो जाती है, वो उस केस में बरी हो जाता है, तो भी कई बार जो कोर्ट उससे बेल बॉन्ड लेती है कि कंप्लेनेंट जो है वो हो सकता है कि हायर कोर्ट में जाए, अपीलेट कोर्ट में जाए अपील करने के लिए। तो उस ड्यूरिंग जो भी बेल बॉन्ड एक्यूज देगा तो बेल बॉन्ड जो भी श्योरिटी बॉन्ड है वो एज ए गारंटर काम करेंगे कि एक्यूज जो है वो अपीलेट कोर्ट में पेश होगा। तो अब इसके साथ मैं ये भी बता देता हूं कि अपील फाइल करने का कितना टाइम होता है। अगर एक्यूज की कन्विक्शन हो जाती है तो उस सिचुएशन में 30 दिन का टाइम है अपील फाइल करने का, और अगर एक्यूज की एक्विटल हो जाती है, वो उस केस में बरी हो जाता है, तो कंप्लेनेंट के पास 90 डेज है उस केस में अपील फाइल करने के। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसीजर कि अगर चेक बाउंस के केस में एक्यूज्ड पेश हो जाता है या फिर उसको अरेस्ट करके लेके आया जाता है तो उसके बाद से लेके कन्विक्शन तक का या फिर एक्विटल तक का या फिर अपील तक का क्या प्रोसीजर रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।